चलो स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी। हाँ चलो बातें करना बंद, ध्यान दो। लास्ट टॉपिक देख रहे थे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, सेक्शन नंबर 10। जितना उसमें समझाया उसमें से कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है, बोलो कुछ डाउट्स। पूरी स्कीम क्लियर है कल जितना भी हमने डिस्कस किया। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, हमने बात की थी। आइडिया वही है कि जो स्मॉल असेसी या सप्लायर्स हैं उनको कंप्लायंसेस से रिलीफ मिलना चाहिए। पैसों की बात नहीं है, वो अपनी जगह मैटर है। दूसरा है कंप्लायंस रिलीफ मिलना चाहिए कि अननेसेसरीली आपको कंप्लायंसेस पे टाइम और पैसा दोनों वेस्ट ना करना पड़े। तो उसके रिगार्डिंग हमने देखा कि आपको ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन में क्या बेनिफिट है, तो कहीं ना कहीं कुछ दोनों के लिए सिचुएशन पे डिपार्टमेंट को भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए और जो सप्लायर है या असेसी है उसको भी। तो हमने देखा कि नॉर्मल जीएसटी वाले केस में आप बायर से जीएसटी कलेक्ट करते हो, टैक्स इनवॉइस इशू करते हो, उस इनवॉइस के बेस पे फिर आप आईटीसी क्लेम करते हो, जीएसटी का अमाउंट जो है वो सबमिट करवाते हो। तो ये सारी कैलकुलेशन रेगुलर बेसिस पे करनी। अच्छा, रिटर्न फाइलिंग वाला जो कंप्लायंस है वो मंथली बेसिस पे आपको करना है। उसके बदले जो दूसरा केस था जहां हम स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आ रहा है स्कीम की वजह से, आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करना। अब क्योंकि आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो इम्प्लाइड है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट किसके सामने सेट ऑफ करोगे, तो आईटीसी क्लेम करने को मिलने वाला नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी सप्लायर को अपनी पॉकेट से कुछ जीएसटी देना पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट एड ऑन हो गया। अब उसमें हमने अलग अलग रेट्स देखे कि भाई जो पॉकेट से जीएसटी देना है वो लमसम रेट है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। टर्नओवर के बेसिस पे हम देखें तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए जो रेट है दैट इज 1% ऑफ द टर्नओवर। दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें एक कैटेगरी है, इट इज रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, और उस पर रेट कितना रखा उन्होंने, 5%। अच्छा, इसके बाद एक नया सब सेक्शन ऐड किया था जिसमें उन्होंने बोला कि जो बाकी के सर्विस प्रोवाइडर्स है अदर देन रेस्टोरेंट, उनके लिए भी अब ये स्कीम एप्लीकेबल है जो पहले नहीं थी। तो वहाँ रेट कितना रख दिया, 6%। अच्छा, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट की हमने बात की कि भाई कौन से सप्लायर्स इस स्कीम में कवर हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल लिमिट है दैट इज 1.5 करोड़। पिछले साल का आपका टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने देखे, 8 स्टेट्स थे जिसके अंदर लिमिट कितनी है, 75 लाख। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6% वाली स्कीम देखी उसमें लिमिट कितनी थी, 50 लाख रुपीज। 50 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आप सर्विस प्रोवाइडर होते हुए वो सबसेक्शन 2A की स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो ये सारी डिटेल्स हमने देखी। ठीक है, अब बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन है जो मेजरली हमें कवर करना है, और थियरी में एक सेक्शन नंबर 11 है वो डिस्कस करना बाकी है। तो पहले थियरी कंप्लीट करवा देता हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 34 पे देख लो आप। कल बात हो रही थी व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। उसके बाद एक सेक्शन 11 दे रखा है, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। अब वैसे तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, सेल्फ रीडिंग है, लेकिन फिर भी एक बार आपको पॉइंट्स बता देता हूँ बिकॉज अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो ये थियरी में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वैसे बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको आपसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। अब जिस गवर्नमेंट के पास जीएसटी चार्ज करने का पावर है उसी गवर्नमेंट के पास जीएसटी में एग्जेम्पशन देने का पावर भी होगा, दैट इज इम्प्लाइड। तो वही पावर की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकते हैं। अब ये एग्जेम्पशन दो टाइप के हैं जो यहाँ पे बता दिया, एक जनरल एग्जेम्पशन बोल रहे हैं और एक स्पेशल या स्पेसिफिक एग्जेम्पशन बोल रहे हैं। थियरी में भी सेक्शन 11 में वही बात की। नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में दे रखा है, तो बात एक ही है। आपको मीनिंग बता देता हूँ उसमें क्या हो रहा है। तो जनरल एग्जेम्पशन जो है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि सबके लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ब्रांड या कंपनी या एसएससी के लिए नहीं होगा। इसमें सभी लोग कवर हो जाएंगे। तो पूरी इंडस्ट्री को या पूरी कैटेगरी को एग्जेम्प्ट कर दिया तो फिर वो जनरल एग्जेम्पशन के थ्रू हो सकता है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर कंपनी, प्रोडक्ट या स्पेसिफिक एंटिटी को ही एग्जेम्पशन दिया जाता है फॉर अ लॉजिकल रीजन, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन होगा जिस वजह से बेनिफिट सबको नहीं मिल रहा है। तो वो जो होगा दैट इज बाय अ स्पेशल नोटिस, तो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा जिसको अपने स्पेशल ऑर्डर बोलते हैं, उसके थ्रू भी एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। तो बेसिक कंडीशन तो इतनी है। अब आप डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन वाले से भी कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों पॉइंट्स में फर्क क्या है। जनरल एग्जेम्पशन में बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन इशू होता है इसके लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर मल्टीपल पीपल के ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसी एक एसएससी पे नहीं। लेकिन यही जब स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जेम्पशन की बात आती है तो वहां पे नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, एक अलग से ऑर्डर इशू होता है जो उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं जनरल एग्जेम्पशन में दिस इज गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफिक। किसी पर्टिकुलर गुड्स पे अगर अप्लाई होगा तो वो गुड्स कोई भी बना के बेच रहा हो सब उसमें कवर हो जाएंगे। अगर किसी सर्विस पे अप्लाई होगा तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस दे रहे हैं वो सब इसके लिए इस नोटिफिकेशन में कवर हो जाएंगे। ये यहाँ से क्लैरिफाई हो रहा है। एनी सप्लायर सप्लाइंग दीज नोटिफाइड गुड्स और सर्विस कैन एंजॉय द एग्जेम्पशन। ऑन द कॉन्ट्ररी एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर में दिस इज पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक। वैसे बोल दिया तो उसको अंडरलाइन कर लेना।
द गुड्स आर जनरली चार्जेबल बट एग्जेम्प्टेड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड हेंस नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन जनरली। तो सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफिक हो सकते हैं। जनरल एग्जेम्पशन में बोला है कि एग्जेम्पशन एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट कंडीशन, कि ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगा ही, कोई इफ एंड देन नहीं, कोई स्टार मार्क नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं। तो इट कैन बी एब्सोल्यूट और इट कैन बी कंडीशनल, ये बहुत वेज जा सकता है। स्पेशल ऑर्डर वाले केस में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं, उसमें जो आपको बोला होगा वो फॉलो करना है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। जनरल एग्जेम्पशन पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। पार्शियल और टोटल का मतलब कि जितना जीएसटी लगता है उसका आधा ही लगेगा या इतना ही परसेंटेज लगेगा, दैट इज पार्शियल एग्जेम्पशन। तो पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा। अदरवाइज टोटल एग्जेम्पशन है तो फिर कुछ भी आपको जीएसटी कलेक्ट नहीं करना। स्पेशल ऑर्डर वाले में पार्शियल वाली कोई स्कीम नहीं है, वहाँ पे जो भी एग्जेम्पशन होता है वो टोटल होता है, कि ऐसा नहीं है कि आधा जीएसटी कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करना ही नहीं, तो टोटल एग्जेम्पशन वहाँ पे मिलेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। थियरी पेपर में डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन सकता है, और जितने पॉइंट्स है 3 या 4 मार्क्स में पूछ लिया तो वो हो सकता है कि आपको लिखना पड़े, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं वो भी देख लो। बोथ द एग्जेम्पशंस आर ग्रांटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट इम्प्लाइड है, बोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद इन 1 year of the issue by the government, okay, all the exemptions are based on the recommendation of the GST council। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली इम्प्लाई अगर गवर्नमेंट कर भी रही है तो डिसीजन या रिकमेंडेशन किसका होता है, काउंसिल का होता है, और उसी पर्पज से इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वैसा बोला है। ये जो बोल रहे हैं इट कैन बी एक्सप्लेन विद इन 1 year, ये वर्ड चेक करना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन का कोई सेंस नहीं बना, इम्प्लीमेंटेड या एग्जीक्यूटेड हो सकता था। मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा क्या एग्जैक्टली है, वो पॉइंट अभी पेंडिंग छोड़ दो। सेक्शन 6 का कुछ रेफरेंस दिया आईजीएसटी का, इट ऑल्सो कंटेन सिमिलर प्रोविजंस, ओके। तो वो सिर्फ रेफरेंस दे दिया कि जैसे यहाँ सीजीएसटी एक्ट में बात हो रही है सेक्शन 11 में, ऐसे सिमिलर प्रोविजंस हम आगे आईजीएसटी एक्ट में पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे सेक्शन नंबर 6 आएगा तब उसको रेफर कर लेंगे। अभी सिर्फ उसको रेफरेंस दिया हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं। नीचे जो लिस्ट है ना, एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी, ये जनरल लिस्ट है, आपको एग्जाम के लिए इसको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, और ये लिस्ट तो क्या चेंज भी होती रहती है, तो ऐसा जिसको अपने लर्न करके नहीं जाएंगे, हो सकता है कि वो अपडेटेड ना भी हो, इसीलिए। चलो थियरी इसके साथ कंप्लीट। अब इलस्ट्रेशंस पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ सम्स तो बहुत ही बेसिक है, तो मैं पहले ना अच्छे वाले टेक्निकल सम्स करवा देता हूँ जिसमें कुछ नया कंसेप्ट कवर होगा आपके लिए। उसके बाद बेसिक सम्स में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप खुद से भी सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले ना इलस्ट्रेशन 7 पे हो, कुछ नया सीखते हैं ना। अब देखो इलस्ट्रेशन 7 में बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। एग्जाम के दिन पे आपका न्यू सिलेबस में सब्जेक्टिव है, तो ये क्वेश्चन आपको एक बार रेफर करके जाना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसा सेम टाइप पेपर में रिपीट हो भी सकता है। नंबर चेंज कर देंगे, कंसेप्ट सिमिलर रहेगा। इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम का कंपेरिजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में कल ही बोला था कि जो डिसीजन मेकिंग है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है कि नहीं जाना है, ये एज अ असेसी या एज अ सप्लायर आपके लिए प्योर फाइनेंशियल डिसीजन होगा। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाले हो, पैसों के टर्म्स में अगर आपका फायदा है, कुछ रिलीफ हो रहा है और कंप्लायंस ना करने का एक बेनिफिट तो है, तो आप इस स्कीम में जाओगे। अगर फाइनेंशियली महंगा पड़ रहा है ना, तो फिर कोई भी सोचेगा कि यार मैं ज्यादा पैसे क्यों खर्च करूँ पॉकेट से, आईटीसी भी नहीं मिलता है, 1% जेब से देना पड़ता है, इससे तो बेटर है कि मैं कंप्लायंस कर लूंगा। तो वो आपकी चॉइस है क्या करना है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल सेट किया उसमें वही कंपेरिजन हमें कैलकुलेशन के बेसिस पे करना है, कि एक डेटा दे रखा है कि ये सारे नंबर्स हैं, अभी आप देख लो नॉर्मल स्कीम आपको ज्यादा बेनिफिट देगी या कॉम्पोजिशन, तो कैलकुलेशन से वो चीज क्लियर हो जाएगी। देख लो, मिस्टर ए एक रिटेलर है, उसके बारे में बात बताइए। इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन नहीं करता है, बाकी की डिटेल्स दे रखी है। परचेजेस ऑफ गुड्स, ये ईयरली बेसिस पे डेटा है, पूरे साल में जो उसने गुड्स परचेज किए वो 50 लाख रुपीज की कॉस्टिंग हुई उसकी, और जीएसटी इसके ऊपर लगता है 5% एक्स्ट्रा, वो मेंशन किया ही है, तो इम्प्लाइड है कि 50 लाख प्लस 5% करके पे करना पड़ेगा। सेल्स के डेटा की बात करें तो सेल्स एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, दैट इज 60 लाख रुपीज। जीएसटी रेट ऑन सच गुड्स एज पर कस्टम टैरिफ नहीं बोल सकते, जीएसटी टैरिफ होना चाहिए, तो इट इज 5%। बाकी चीजें अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करेगा तो पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज 1%। फिर बोल रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ कीपिंग द डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी लॉ विल बी रुपीज 1,20,000 per annum, which shall get reduced to 50,000 if composition scheme is opted. Other expenses are 3 lakh rupees per annum। तो ये ऐसा बता रहे हैं कि अगर आप जीएसटी में नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम में जाओगे
तो अकाउंट मेंटेनेंस, रिटर्न फाइलिंग का जो पूरे साल का खर्चा है 1,20,000 रुपये। ये अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाओगे तो रिटर्न फाइलिंग वहाँ पे क्या मंथली के बदले ईयरली हो जाता है। तो यहाँ महीने के दो रिटर्न फाइल होते हैं, वहाँ पूरे साल का एक रिटर्न फाइल होता है। तो कंप्लायंस कॉस्ट तो कम होना ही है। तो ये टोटल खर्चा 1,20,000 से रिड्यूस होकर सीधा 50,000 पे आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर कंडीशन। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया ना कि नॉर्मल में जाए या कॉम्पोजिशन में आपकी सेविंग्स हो रही है। जो अदर एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपीज के, वो इरेलीवेंट है, वो एनीवे लगने ही वाले। आप नॉर्मल में जाओगे कॉम्पोजिशन में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि नॉर्मल स्कीम में जाता हूँ या नॉर्मल जीएसटी अप्लाई करता हूँ तो एज अ सप्लायर मेरा साल के एंड में प्रॉफिट कितना बचता है, और ये अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहा हूँ तो क्या होता है, ये कैलकुलेशन करके देखना। तो कोई भी एक स्कीम से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल स्कीम देख लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, जीएसटी कलेक्ट भी करना है, आईटीसी भी क्लेम करने को मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स आने वाले, देख लो। अब प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल जैसा इन्होंने रखा है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और कुछ ज़्यादा उसमें टेक्निकल करना नहीं, टेबुलर फॉर्मेट में रखो। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना दो। आप जो भी चीज़ें मेंशन करनी है लिखते जाओ, सामने अमाउंट लिख दो। जितना प्रेजेंटेशन सिंपल होगा, चेक करने वाले के लिए इजी रहेगा, मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आप जो भी पॉइंट्स यहाँ पे कैलकुलेशन में मेंशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना है या कुछ समझाना है तो वर्किंग नोट्स के फॉर्म में अपने समझा सकते हैं, और यहाँ उसका रेफरेंस दे देंगे कि भाई इस पॉइंट का आपको डिटेल चाहिए तो आप टेबल के नीचे वर्किंग नोट रेफर कर लो। तो मेन सॉल्यूशन जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में दिखे तो ज़्यादा अच्छा है, और उसकी डिटेल्स आप नीचे वर्किंग नोट में मेंशन करते जाओ, 1 2 3 पॉइंट देते जाओ, और यहाँ उसका रेफरेंस दे दो, वो बेस्ट प्रेजेंटेशन रहेगा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पे नॉर्मल स्कीम की बात करें तो कैलकुलेशन शुरू कहाँ से करेंगे, हमें प्रॉफिट निकालना है और कुछ भी नहीं, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कॉस्ट, सेल्स, ये सारा डेटा दे रखा है, बाकी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो वैसे शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है आपकी वो कितनी थी, 50 लाख रुपीस, इतने का गुड्स आपने परचेज किया था। अच्छा, अब इस पे जीएसटी जो है वो अलग से दिया या इसमें इंक्लूडेड है, लिखा है ना उसमें, इंक्लूडेड है या अलग से ऐड होगा। एक्स्ट्रा का क्या मतलब होगा, अलग से ऐड होगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, ये नॉर्मल स्कीम है। अब नॉर्मल स्कीम में पॉइंट ये है कि ये 50 लाख पे जो आपका जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी 5% के हिसाब से कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। बट ये 2.5 लाख रुपए अल्टीमेटली आपका कॉस्ट बनेगा या इसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्या होने वाला है, क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो चीज यहाँ पे आप 2.5 लाख के फॉर्म में पे कर भी रहे हो वो बाद में आपको क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाने वाली है। तो नेट आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो अंडर नॉर्मल स्कीम योर आईटीसी या इनपुट टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, बिकॉज एट दी एंड आपको उसका बेनिफिट या सेट ऑफ मिल जाने वाला है। ये चीज समझ आ रही। अब देखो वहाँ पे प्रेजेंटेशन में इसलिए उन्होंने वो 2.5 लाख रुपए अलग से ऐड नहीं किया, 50 लाख का 50 लाख ही रखा है। उसका रीजन ये है, यहाँ मैं अभी 2,50,000 प्लस कर भी दूं, लास्ट में मुझे वापस आईटीसी में माइनस करना ही पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट जो है ना वो जीरो हो जाएगा। तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ना, समझ आ गया। आप इसके बदले सीधा यहाँ पे एक वर्किंग नोट मेंशन कर सकते हो, और वर्किंग नोट टेबल में नहीं दिखाना है, वो टेबल के नीचे अलग से मेंशन कर दो कि भाई आईटीसी अवेलेबल है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो 2,50,000 मेरी कॉस्ट का पार्ट बनता ही नहीं है। आज मैं अगर इस पे 2,50,000 पे कर भी रहा हूँ, जब ये गुड्स बेचूंगा कस्टमर से जीएसटी आएगा, उसमें से मैं 2.5 लाख रुपए माइनस कर लूंगा। वही तो होता है क्रेडिट लेना, अपने पैसे निकाल लूंगा। तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट मेरा एट दी एंड जीरो हो जाने वाला है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लिखना है तो यहाँ प्लस करो, बाद में वापस माइनस कर देना, एट दी एंड तो जीरो होने वाला है। तो अपने उसको इग्नोर करते हैं, अननेसेसरी अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसका नोट लिख देना कि क्योंकि आईटीसी अवेलेबल है, ये अमाउंट हम यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे। तो क्या चेकर को ये क्लियर होना चाहिए कि आपको ये बात पता थी या गलती से कैलकुलेट करना भूल गए और तुक्के में मार्क्स मिल गए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसको बताना पड़ेगा कि मुझे मालूम है कि ये अमाउंट क्यों ऐड नहीं किया, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, हमने कैलकुलेट कर लिया उसको। ठीक है, फिर आगे और कुछ एक्सपेंसेस, खर्चे क्या लग रहे हैं। कॉस्टिंग से शुरू किया तो पहले खर्चे ही देख लो। एक तो अकाउंट मेंटेनेंस का कॉस्ट लग रहा है, कितना बोला है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का जो कॉस्ट है आपका वो है 1,20,000 अंडर नॉर्मल स्कीम, क्योंकि यहाँ पे हर महीने रिटर्न भी फाइल होगा और अकाउंटेंट का आपका खर्चा भी लगने वाला है। बाकी अदर एक्सपेंसेस ये तो दोनों ही केस में लगने वाले हैं, तो यहाँ पे भी ले लो इसको। और कोई एक्सपेंस है क्या, इतना ही है, टोटल कर लो। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंस हो गया। अब इसके सामने रिकवरी कितनी हो रही है वो देख लेते हैं। सेल्स में क्या बोला, 60 लाख रुपीस, जीएसटी इंक्लूडेड है या अलग से चार्ज करना, इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके।
सेल्स वैल्यू 60 लाख रुपीस। अच्छा, तो इसमें से आपका जीएसटी का जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो इसमें इंक्लूडेड है 60 लाख जैसा आप बोल रहे हो, तो वो जीएसटी का अमाउंट आपका प्रॉफिट है या गवर्नमेंट को जाने वाला है? गवर्नमेंट को जाने वाला है, तो वो अमाउंट तो अपना नहीं है ना, तो इसमें से अलग तो करना पड़ेगा हमें, बिफोर जीएसटी अमाउंट कंपेयर करना पड़ेगा, तो अपनी कॉस्ट के सामने फिर सही प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये विद जीएसटी है, सेल्स विद जीएसटी, तो बिफोर जीएसटी वाला अमाउंट कितना होगा पता चलेगा? इसमें कितना जीएसटी इंक्लूडेड है? 5%। तो इसमें से 5% अलग करके बाकी अमाउंट कितना हो रहा है वो बता दो। सेल्स बिफोर जीएसटी कितना आ रहा है? नहीं, सेल्स का अमाउंट बताओ ना, प्रॉफिट नहीं। इसमें से 5% हटा दो, बाकी का कितना है? 57 लाख। आगे एग्जैक्ट 57 लाख। अरे गलत गिन रहे हो, इंक्लूसिव वाला भूल गए, ये सीधा 5% लगा दिया, वो तो मैं ओरली गिन लेता, उसकी बात थोड़ी होती। ये 60 लाख रुपीज जो है, सुनो, इसमें 100 रुपए अगर गुड्स की वैल्यू है तो 5 रुपए जीएसटी भी तो है, तो ये 60 लाख कितने पे है? तो जब आप इसमें से अलग करोगे ये वाला पोर्शन, तो 60 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 105 करोगे ना, और बाकी का जो पोर्शन है वो आएगा 100 बाई 105। अपने को ये गिनना है, समझ आ रहा है? ये वाला, ये आप अभी भी ये बता रहे हो, 60 लाख इंटू 100 बाई 105, दिस इज बिफोर जीएसटी सेल प्राइस, कितना आ रहा है? 285 286 चलेगा, ये आ रहा है। दिस इज बिफोर जीएसटी सेल प्राइस, इस पे 5% प्लस करके देख लो, 60 लाख आ जाएगा, ये अमाउंट आया ना, इस पे डायरेक्ट ऐड करो प्लस 5% आ रहा है। तो ये है आपका 100, और ये जो है बाकी का 5 वो आपने प्लस जीएसटी किया तो जाके 60 लाख बना, तो वो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ये मैंने कल भी बताया था, सेम पॉइंट है। 60 लाख रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इसके अंदर अगर 100 रुपए आपने कस्टमर को बिल किया है तो उसमें 5 रुपए जीएसटी भी तो चार्ज किया होगा, तो ये 100 पे है या 105 पे है? 105 पे है ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोल तो रहा हूँ, इसके अंदर जीएसटी भी है, इसके अंदर गुड्स की वैल्यू भी है, तो अगर 100 रुपए के गुड्स बेचे हैं बिफोर जीएसटी, तो प्लस 5 रुपए लगा के उसे आपने 105 लिए, तो दिस 60 लाख इज नॉट 100, दिस इज 105, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इसमें से अगर इसको सेपरेट करना हो तो अपने आफ्टर चार्जिंग वाला कैलकुलेशन करते हैं, नीचे यहाँ पे 100 नहीं आएगा या 105 आएगा, बिकॉज दिस इज एट 105, समझ आए? यही यहाँ पे बोला होता 60 लाख इज सेल्स प्राइस बिफोर जीएसटी, तो फिर आप 60 लाख पे प्लस 5% करते जो आप गिन रहे थे, तो उसमें भी 57 लाख नहीं आता, 60 लाख प्लस 5% 3 लाख अलग से आता, टोटल बिलिंग प्राइस 63 लाख हो जाता। तो यहाँ पे तो फिर मैं 60 से डायरेक्ट कंपेयर कर लेता, तो एक्चुअली तो वो भी गलत ही गिना, समझ आ रहा है? ये तो 60 लाख के अंदर का जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको इसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, और फिर उसमें से आपको जो कंपोनेंट चाहिए, अगर जीएसटी कंपोनेंट चाहिए तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105 कर लो, तो ये जीएसटी कंपोनेंट आ जाएगा कितना इंक्लूडेड है, और अदरवाइज बाकी की वैल्यू चाहिए बिफोर जीएसटी, तो यहाँ से निकाल लो जो अपन ने कैलकुलेट की, समझ आ रहा है? तो 60 लाख रुपीज जो मैंने कस्टमर से चार्ज किया, उसमें इसका जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो जीएसटी है, वो तो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, समझ आया? बाकी का ये अमाउंट मेरे पास बचा नेट ऑफ जीएसटी या बिफोर जीएसटी, समझ आया? अब ये पैसा सेल्स की प्राइस हो गई, ये पैसा मेरे पास आया, और ये मेरी हो गई टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर सारे खर्चे मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। अब जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे मिलेगा ना मेरा प्रॉफिट। निकालो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,90,000 आ रहा है ये, दिस इज प्रॉफिट, समझ आ गया? अब देखो जो मैंने दो प्राइजेस कंपेयर किए, ये दोनों बिफोर जीएसटी है ना, समझ आ रहा है? ये भी बिफोर जीएसटी, ये भी बिफोर जीएसटी, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने यहाँ जीएसटी कंपेयर ही नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, समझ आया? फिर अगर यहाँ इंक्लूड करता तो मुझे टोटल के साथ फिर कंपेयर करना पड़ता, अगर मैं 2.5 लाख ऐड करता ना, तो ये 54,20,000 प्लस 2,50,000 आता, वो अमाउंट फिर डायरेक्ट 60 लाख के साथ कंपेयर होता, बट वो करने की जरूरत नहीं, उसका कुछ काम नहीं, क्योंकि जीएसटी को आप इंक्लूड ही मत करो, वो क्या है ना, अपनी कॉस्ट का पार्ट बनता है, फिर बाद में रिकवर हो जाता है, जो डिफरेंस का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को चला जाता है। जीएसटी में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए मैंने सारे अमाउंट को बिफोर जीएसटी लेवल पे की ना। कॉस्टिंग वाले पार्ट में भी मैंने ये इनपुट टैक्स वाले को कंसिडर नहीं किया, और ये जो 60 लाख में जीएसटी कलेक्ट हुआ ना, वो भी मैंने पहले ही अलग कर दिया कि इसको हटा दो, क्योंकि इसमें अगर आप गिनने जाओगे ना इंक्लूड करके तो भी ये कंफ्यूजन होगा, वो भी समझा देता हूँ। जैसे एक बार मैं इसका ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, 54,20,000 था, ठीक है? अगर अपन इसमें 2.5 लाख रुपए का जीएसटी का कॉस्ट इंक्लूड कर लेते कि चलो भाई बाद में माइनस कर देंगे, यही होगा,
तो अब इसको प्लस कर लो, कितना हो रहा है? 56,70,000 हो रहा है। अच्छा, आपने जो सामने सेल्स पे अमाउंट कलेक्ट किया कस्टमर से विद जीएसटी, वो कितना है? 60 लाख। अब इसका डिफरेंस निकालो, कितना हो रहा है? ये सेल्स और ये आपका कॉस्ट या परचेजेस, यही हो रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 3,30,000। मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। अभी बोले फिर मैच होना चाहिए था, आप बोले या तो बिफोर जीएसटी ले लो या आफ्टर ले लो, तो ये प्रॉफिट क्यों मैच नहीं हो रहा? अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपने कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट किया, ये वाला जो डिफरेंस का अमाउंट एक बार निकालो ना, कितना आ रहा है? 2,85,000 समथिंग आ रहा होगा, 714 ये आ रहा है। तो जो 60 लाख का सेल है ना, इसमें आपने इतना जीएसटी कलेक्ट किया, इसको नाम दे रहा हूँ आउटपुट टैक्स कलेक्टेड, ठीक है। अच्छा, आपने इनपुट टैक्स के नाम पे कितना किया? 2,50,000, ये वाला। आप क्या करोगे? इसका क्रेडिट ले लोगे ना, कि भाई ये मैंने ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए परचेज पे दे दिया था, ये मैंने कस्टमर से 2,85,000 कलेक्ट किया, तो मैं इसमें से अपना 2.5 लाख रुपए तो पहले साइड पे रख लूंगा कि भाई ये तो मेरा पैसा वापस आ गया, दैट इज आईटीसी। डिफरेंस का अमाउंट ये 35,000 किसका है? ये गवर्नमेंट का है। ये मुझे गवर्नमेंट को कैश में सबमिट करना है, आया समझ में? तो दिस इज टू बी पेड इन कैश टू द जीएसटी डिपार्टमेंट। मैंने कस्टमर से इतना कलेक्ट किया, कस्टमर को मैंने जो परचेजेस पे मेरे सप्लायर को पे किया था 2.5 लाख रुपए, वो जैसे ही ये कलेक्ट हुआ मेरा 2.5 लाख वापस आ गया। मैंने आपको चेन नहीं बताया था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, मैं आगे वाले को बेचूंगा, उससे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, पीछे जितना पे करके बैठा हूँ वो उसमें से फ्री कर लूंगा। डिफरेंस का अमाउंट सरप्लस मेरा नहीं है, मुझे वो गवर्नमेंट को पे करना है, समझ आ रहे? अब आप देख लो, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये आ रहा है, समझ आया? तो वो कैश यहाँ पे जो सरप्लस दिख रहा है ना, ये आपका थोड़ी ना, ये 3,30,000 में से ये भी तो पे ऑफ करना है, ये किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। अब जो डिफरेंस बचा ना वो आ जाएगा 294, 286 आ रहा है ये। अब अगर मैं यहाँ पे जीएसटी के साथ कैलकुलेशन करा था तो आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता, क्योंकि फिर है ना, आप आउटपुट इनपुट वाला तो सेटल कर लेते, ये भूल जाते, फिर ये भूल जाते तो प्रॉफिट ये दिखता। और क्योंकि राउंड फिगर आता है ना, तो इस पर भरोसा ज्यादा होता है ना। अगर ये दो ऑप्शन है, आपका ध्यान इसी पे जाएगा, यार राउंड फिगर है तो शायद ये होगा, यार ये तो ऑड नंबर आ रहा है, कुछ गलती होगी इसमें, समझ आ रहा है? तो अपने खुद से ज्यादा नंबर पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी शक्ल देख के नहीं लग रहा है कि आंसर हो सकता है ना, उस चक्कर में फिर वो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जीएसटी पहले से ही बाहर कर दो, इसमें से भी जीएसटी हटा दो, तो अपने आप जो अमाउंट्स कंपेयर होंगे वो प्री जीएसटी होंगे। तो इसके अंदर सारा इफेक्ट है ना अपने आप आ गया बाय डिफॉल्ट, वो आउटपुट का भी आ गया, इनपुट का भी आ गया, और ये कैश वाला भी आ गया। ये कैश की गलती हो जाती है फिर यहाँ पे, समझ आ रहा है? तो इसलिए उन्होंने भी वैसे ही सॉल्यूशन किया और अपने भी वही फॉलो कर रहे हैं। ये आपका प्रॉफिट है नेट अंडर नॉर्मल स्कीम, अगर आप ये डेटा यूज कर रहे हो तो इतना प्रॉफिट आपका बच रहा है। अब इसको कंपेयर करना है अपने वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले के साथ, कि अगर इसके बदले अब कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते तो प्रॉफिट इससे ज्यादा आता है या कम? अगर ज्यादा आता तो उस पर जाओ, अदरवाइज ये स्कीम अच्छी। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? इतने में कुछ पूछना है तो पूछ लो, कि कॉम्पोजिशन स्कीम पे स्टार्ट करना, कैलकुलेशन अलग है। ये समझ आ गया यहाँ तक? ठीक, चलो अब कॉम्पोजिशन स्कीम वाला कैलकुलेशन यही देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, अब देखो सबसे पहले कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 50 लाख रुपए तो कॉस्ट लगने वाला ही है परचेजेस का। अच्छा, अब यहाँ पे जीएसटी ऐड होगा कि नहीं होगा? रीजन भी कि आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो ये 2.5 लाख रुपए जो यहाँ आपको आईटीसी मिल रहा था, अब इस केस में नहीं मिलने वाला, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट जो आप बर्डन आगे पास ऑन नहीं कर पाओगे। तो ये आपका 2,50,000 का एक्सपेंस यहाँ बढ़ गया जैसे ही आप इस स्कीम में शिफ्ट हुए। तो ये पहले ही ऐसा लग रहा है कि यार नहीं आना चाहिए था, देखते हैं आगे तक चलते तो। अच्छा, ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस का खर्चा कम हो गया ना 50,000, तो यहाँ कुछ सेविंग्स होगी। 3 लाख रुपए तो एनीवे लगने ही वाला था, और कोई एक्सपेंस तो है नहीं। इसको टोटल कर लो, कितना हो रहा है? वही हो रहा है 56 लाख, नहीं ये कम हो जाएगा ना, ये 53 और राउंड फिगर 56, ठीक है। तो 56 लाख टोटल एक्सपेंस आ रहा है। अच्छा, इसके सामने सेल्स के रिगार्डिंग क्या बोला? अब यहाँ तो सेल्स का अमाउंट तो 60 लाख ही उन्होंने बोल ही दिया, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अमाउंट तो दिया नहीं है, तो सेल अमाउंट तो 60 लाख ही आएगा। बट ये 60 लाख विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी है, क्या सिचुएशन है, कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ स्पेसिफिक बोला तो है नहीं। बोलो, ये विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी? कॉमन सेंस, विद जीएसटी। कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी कलेक्ट करते हो, तो फिर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है कुछ, तो इसमें विद और विदाउट वाली कोई सिचुएशन नहीं है, दिस इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये 60 लाख रुपीज में 1 रुपया भी जीएसटी आपने कस्टमर से नहीं लिया। रीजन बीइंग कि कॉम्पोजिशन स्कीम है ना,
उसमें कंडीशन ही थी कि आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होता है। अगर उन्होंने इस क्वेश्चन में सेल प्राइस कांस्टेंट रखा है, दोनों मेथड में 60 लाख रखा है, तो दिस इज विद जीएसटी बिकॉज ये नॉर्मल स्कीम है, दिस इज विदाउट जीएसटी क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इसमें से कुछ भी अलग नहीं करना है, ये बिफोर जीएसटी या विदाउट जीएसटी अमाउंट है। क्लियर हुआ? तो ये अमाउंट जो है वो डायरेक्टली अपने कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस, ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 4 लाख आ रहा है। बट अभी इसमें एक खर्चा बाकी है। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अपनी पॉकेट से भी कुछ टैक्स पे करते हो। अब आप यहाँ पे रिटेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, टैक्स का रेट 1% है, वो आपको पता है। खाली सर्विस रेस्टोरेंट वालों में 5% है। तो 1% किस पे गिनेंगे? टर्नओवर पे। ये आपका टर्नओवर है ना, तो इसके ऊपर आपको 1% जीएसटी पॉकेट से भी तो देना है। वो कॉस्ट माइनस करना अपना बाकी है, वो कर देते हैं। 60,000 आएगा। 60 लाख का 1% कितना बचा ये? और कोई खर्चा तो बाकी है नहीं। तो दिस इज फाइनल प्रॉफिट 3,40,000 अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो। अब दोनों स्कीम में आपको फायदा कहाँ पे लग रहा है? कॉम्पोजिशन स्कीम में, और प्रॉफिट ज्यादा है ना। तो इस डेटा के हिसाब से अगर मुझे सिलेक्ट करना हो कि कौन सी स्कीम में जाऊं, तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है। ये यहाँ से प्रूव हो रहा है। पता चला? ये क्लियर हुआ? लिख लो, इसको नोट कर लो। कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो सॉल्यूशन में है, वहां कुछ नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन सेम ही है। पूरा सम देख लो आराम से। कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको नहीं क्लियर हुआ हो, पूछना है तो अभी आपके सामने ही है, पूछ लो। वो सिर्फ ये जो है ना, मैंने बिफोर जीएसटी की ना, अभी उस पर डिटेल में नहीं भी जानना चलेगा। मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा था कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। यहाँ पे आपके माइंड में अगर ये आ रहा हो सर जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट करते, उसके साथ भी तो लिख सकते हैं। तो उसकी वजह से अगर जीएसटी के साथ कैलकुलेट करोगे तो ये सब भी फिर गिनना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ईजी यही पड़ेगा कि आप बिफोर जीएसटी वाला कैलकुलेशन फॉलो करो जो अपन ने यहाँ पे किया। ये चीज अभी बातें नहीं, ये चीज जो अभी है, आगे जब मैं पूरा वो आईटीसी वाला मुझे एक सम समझाना है कि कैसे कैलकुलेशन होता है, उसमें मैं ये पॉइंट डिटेल में कवर करने वाला हूँ। और अभी अपना ये कंप्लीट हो जाएगा तो आज ही मैं वो एग्जांपल ले लेता हूँ कि पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट वाला कैलकुलेशन कैसे होता है, वो समझ में आ जाएगा। और कुछ इसमें पूछना है? कोई क्वेरी? क्लियर है? ठीक है। सॉल्यूशन तो आपके पास है, कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट डाउन करने तो कर सकते हो, बाकी तो सब कुछ लिखा ही है। बाकी और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन जो डिफरेंट टाइप का सम है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। जो बेसिक है वो नहीं करवा रहा हूँ, वो तो आप घर पे भी ट्राई करोगे, हो जाएंगे। पहले अच्छे वाले सम्स करवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लो। मैंने आपको ना कल सेक्शन 10 में वो जो टेबल नहीं था, सब सेक्शन 1 वाला 1%, 5%, 1% वाला, उसमें एक पॉइंट हाईलाइट करा था, टैक्सेबल टर्नओवर। उसका यूज इस इलस्ट्रेशन में आके आपको क्लियर हो जाएगा कि उस पर हम क्यों बात कर रहे थे और क्या पॉइंट है, वो देख लो। अच्छा समय यहाँ पे बोला ए लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है राजस्थान में, और इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली है। पहले ही बता दिया, डिटेल्स दे रखी है, देखें क्या बोला। अब ये डेटा दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, और उसके पहले का आपको डेटा बता रहे हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 1920 द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज आर ₹68 lakhs, और उसका जो ब्रेकअप है वो दे रखा है। तो ये आपको पता ही है कि हम अगर 2021 में है तो लास्ट ईयर का डेटा देखते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है कि नहीं करनी, तो उसके रिगार्डिंग बात की हुई। और 68 लाख रुपीज का टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज है, उसमें इनवर्ट सप्लाई भी है, तो वो सब बता दिया, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद एक सेकेंड ना, ईयर वाला एक बार चेक कर लेता हूँ पॉइंट। अच्छा, वो 68 लाख टोटल बोल दिया और ये डेटा अलग दे रखा है। ओके, वो दोनों चीजें अलग है। इन शॉर्ट अपने अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 है अपना रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टोटल सप्लाई 68 लाख था, उससे ये पता चल गया कि 1.5 करोड़ से तो नीचे था, तो अपने कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल है। फिर आगे बोल दिया जो 2021 के जो सप्लाईज है उसको कैसे डिवाइड किया वो समझा रहे हैं। अब देख लो डिटेल्स। इंट्रा स्टेट सप्लाईज जो है गुड्स के, जिसपे 5% जीएसटी चार्जेबल है टेरिफ के हिसाब से, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है 30 लाख रुपीज की, ये बोला। इसके बाद बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड विच आर
चार्जेबल एट जीएसटी एट निल रेट, ये 0% वाला रेट हो गया टेरिफ में। तो ऐसे 18 लाख रुपीस के सप्लाईज आपने किए। फिर बोल रहे हैं इंट्रास्टेट सप्लाईज विच आर होल्डली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11, ये 2,40,000 रुपीज की सप्लाईज किया आपने, इस पर भी टेक्निकली कोई जीएसटी नहीं आता है। इनवर्ट सप्लाईज जो आपने परचेज किए थे जिसपे रिवर्स चार्ज से जीएसटी पे करना होता है, जो बर्डन आपका है, वो दे रखा है 5 लाख रुपीज का परचेज। वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट इन लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड बाय ए लिमिटेड, दिस इज 80 लाख रुपीज। इतने रुपए के इन्होंने लोन्स दे रखे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस जो बिजनेस में होते हैं वो। और लास्ट में बोला इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाई विच इज चार्जेबल एट 18% जीएसटी, वो ऊपर गुड्स एक्स अलग थे, 5% जीएसटी वाले थे, ये गुड्स वाई अलग है, 18% जीएसटी वाले गुड्स है, तो इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो सारा इंट्रास्टेट बोला है, इंटरस्टेट आएगा भी नहीं क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है, तो वो तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा। ये जो लोन्स एंड एडवांसेस वाला पॉइंट है ये मैं क्लियर कर देता हूँ, उसमें आगे सेक्शन में ये पॉइंट कहीं पे था, मैंने कल आपको हाईलाइट नहीं कराया। अपने जो भी एग्रीगेट टर्नओवर गिनते हैं उसमें ये लोन्स एंड एडवांसेस वाला अमाउंट काउंट नहीं होता है। एक होता है कि हम बिजनेस में सेल करते हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है जिसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करती है। नाउ दैट इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ सर्विस, वो अपना बिजनेस नहीं है, ये तो पैसे पड़े हुए हैं, किसी और कंपनी को लोन चाहिए, मेरे से ले लो, ब्याज दे देना, और क्या, पड़े पड़े पैसे कुछ काम आ जाएंगे मेरे भी, ये कंडीशन होती है। तो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर अपन गिनते हैं 1 करोड़ 50 लाख 75 लाख 50 लाख, उसके अंदर ये इंटरेस्ट पे जो पैसे आपने एडवांस किए होते हैं वो उसका पार्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो ये 80 लाख रुपीज जो है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, वो 1.5 करोड़ की जो लिमिट सेट करनी होती है उसमें अपने को इसको इग्नोर करना है। आया समझ में? मैं आगे थियरी में आपको अंडरलाइन करा देता हूँ, पॉइंट वहां पे दिया हुआ है। अब चीजें समझ लेते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया वो तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसमें जो जीएसटी पे करना है, जो पॉकेट से पे करना है, वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। आप देख लो, सॉल्यूशन में से भी कैलकुलेशन देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है, टैक्सेबल सप्लाईज पे ही हम जीएसटी पे करते हैं। कल जो बात हो रही थी 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब यहाँ पे जो मैंने सप्लाईज किए हैं, क्या सारे सप्लाई टैक्सेबल है क्या? कुछ एग्जेम्प्ट भी है, कुछ नील रेटेड भी है। अब एक कॉमन सेंस की चीज है, अगर मैं नॉर्मल जीएसटी स्कीम में होता और कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आता, तो सपोज एक एग्जांपल आप ले लो जो सेकंड एंट्री दे रखी है 18 लाख रुपीस वाली, अगर मैं नॉर्मल स्कीम में होता तो क्या वो 18 लाख पे मैं कुछ जीएसटी एक्सचेंज करता, कस्टमर से चार्ज करता, डिपार्टमेंट को पे करता? होने वाला था नहीं, बिकॉज बोला है ना नील रेट है। फिर नीचे बोला हुआ है सेक्शन 11 एग्जेम्पशन वाला 2,40,000, इस पे मैं कोई जीएसटी कलेक्ट करता नहीं। तो जिस ट्रांजेक्शन पे नॉर्मल स्कीम में 1 रुपए का भी जीएसटी सरकार नहीं कमाने वाली, अच्छा वही ट्रांजेक्शन अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में करूं तो क्या मैं अपनी पॉकेट से उसके ऊपर 1% जीएसटी पे करूंगा? मैं डिपार्टमेंट को बोलूंगा मैं क्यों एक्स्ट्रा जीएसटी दूं? ऑलरेडी आप अगर नॉर्मल स्कीम भी लगाते तो मुझसे कोई जीएसटी कमाने वाले थे इस ट्रांजेक्शन में? नहीं। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, आप मुझसे 1% एक्स्ट्रा ले रहे हो जो आपको भी राइटफुली नहीं मिलने वाला था। समझ आ रही? तो जितने भी एग्जेम्प्टेड नेचर के सप्लाईज है यहाँ पे या नील रेट वाले सप्लाईज है, उस पे कॉम्पोजिशन स्कीम में मुझे 1% वाला टैक्स नहीं पे करना। ये लॉजिकल बात होगी, सिर्फ उन्हीं सप्लाईज पे करना है जो टैक्सेबल नेचर के हैं। इसलिए कल वो टेबल में देख रहे थे 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। आया समझ में? अब ये पूरे टेबल में टैक्सेबल सप्लाईज अगर आप देखोगे ना तो दो ही है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फर्स्ट पॉइंट में क्योंकि वो गुड्स इंट्रास्टेट सप्लाई मैंने किए और उनपे नॉर्मली 5% जीएसटी लगता है, तो दैट इज अ टैक्सेबल टर्नओवर, तो उस पर मुझे 1% देना पड़ेगा अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ स्कीम के लिए। लॉजिक समझ आ रहा है? तो ये 30 लाख रुपीज इज टैक्सेबल टर्नओवर जिसपे हम 1% गिनेंगे। नील रेट वाला तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, एग्जेम्प्ट वाला भी इंक्लूड नहीं करेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस वाला मैंने आपको ना बोल दिया कि ये इंक्लूड होता नहीं है। और जो इनवर्ट सप्लाईज की बात हो रही है वो तो हमने एग्रीगेट टर्नओवर में डेफिनेशन में भी देखा था कि इनवर्ट सप्लाईज जिसपे आरसीएम लगता है वो तो परचेज है, वो सेल थोड़ी ना है, उस पर थोड़ी ना 1% जीएसटी आएगा, तो उसको भी एक्सक्लूड रखा। लास्ट वाला आएगा 18% जीएसटी वाले गुड्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो जो टैक्सेबल टर्नओवर की हम बात करते हैं उसका जो कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, उसमें से दो ही अमाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये 5% वाले टैक्सेबल गुड्स और एक 18% वाले टैक्सेबल गुड्स, और दोनों का जो वैल्यू है सप्लाई का वो कितना है 30 लाख ईच। टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। अब ये 60 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर है, इसको बोलते हैं टैक्सेबल टर्नओवर, और इसके ऊपर रेट कितना लगेगा? लमसम 1%, तो कितना आ गया? 60,000। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो आपको टैक्सेबल टर्नओवर का 1% मतलब 60,000 लमसम जीएसटी पे करना है। अच्छा, वो जो इनवर्ट सप्लाई वाला पॉइंट है उसका कैलकुलेशन भी तो अलग से होगा आरसीएम में। देख लो, इनवर्ट सप्लाई में क्या बोला, आपने 5 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए
जिसके ऊपर आरसीएम से 5% जीएसटी लगता है, तो ये जीएसटी कौन पे करेगा इस सिचुएशन में? हम पे करेंगे, कोई और पे करेगा? हमें पे करना पड़ेगा, तो उसका कैलकुलेशन अलग से कर लो। 5 लाख रुपीज का परचेज किया और इसके ऊपर 5% आरसीएम से जीएसटी हमें चुकाना है, ये कितना अमाउंट होगा? 25,000। नाउ दिस इज सेपरेट कैलकुलेशन, दिस इज सेपरेट। ये सेल्स पे, कॉम्पोजिशन स्कीम पे हम 1% लमसम जीएसटी पे कर रहे हैं हमारी तरफ से, जो सेक्शन 10 का पार्ट है। और ये जो है वो नॉर्मल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जो सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था, जहाँ पे इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर हमें पॉकेट से जीएसटी पे करना होता है। तो इस पूरे सम में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें 2 टाइप के जीएसटी जा रहे हैं। ये वो लमसम वाला जीएसटी जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम वाला पार्ट है, और ये आरसीएम वाला जीएसटी, दोनों मेरी पॉकेट से जा रहा है एज अ सप्लायर। ये परचेज इस पे, ये सेल्स पे आ रहा है, समझ में? तो सेपरेट कैलकुलेशन किया दोनों का, आपको टोटल करना है तो इसको ऐड करके खत्म करो। क्लियर? ये डन? बोलो इसमें आपको कंफ्यूजन? तो ये जब भी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम वाला ऐसा सम आएगा जहां आपको टैक्सेबल टर्नओवर गिनना हो, तो ये लॉजिक ध्यान रखना है। और कॉमन सेंस है, जिस चीज पे मैं नॉर्मल टैक्स नहीं पे करने वाला हूँ उस पे कॉम्पोजिशन में 1% भी क्यों दूंगा? भी आप सोचोगे सर ठीक है छोटा मोटा अमाउंट है दे दो, ऑब्वियसली नहीं दूंगा ना। वो सेकंड एंट्री में 18 लाख रुपए का सेल है आपका नील रेट वाले गुड्स का, उसका 1% 18,000 रुपए होता है। या तो अभी सम है तो आप दे भी दोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सच में देना होगा तो मतलब 18,000 एक्स्ट्रा पे करोगे। बोले सर एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे जब बनता ही नहीं? तो वही बात है ना, तो इसलिए हमने कैलकुलेशन में सिर्फ ये 2 चीजें ली जिसके ऊपर ये 1% गिना। बोलो आप कोई कंफ्यूजन? एप्लीकेशन समझ आ गई? ठीक, तो ये 2 इलस्ट्रेशन यहाँ पे ना एक्चुअली में अच्छे सम्स है जिनके अंदर कुछ नए पॉइंट्स है। अब बाकी स्टार्टिंग में और जितने सम्स दे रखे हैं ना इलस्ट्रेशंस, वो आप खुद से भी ट्राई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन आप पहले ट्राई कर सकते हो। ये बाकी के इलस्ट्रेशन जितने भी आज घर पे जाके आप ट्राई करो, और सॉल्यूशन के साथ है तो मोस्ट प्रोबेबली आ भी जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन होता है ना तो आंसर टैली हो जाता है ना? वो टैलेंट तो है हाँ, कॉमर्स में वो टैलेंट है। ठीक है, तो अभी चैप्टर में और कोई पॉइंट तो पेंडिंग है नहीं, तो सेक्शन 10 अपना यहाँ पे विद प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस कंप्लीट है। अब आप 2 मिनट ब्रेक ले लो। अब मैं नेक्स्ट जो है आपको वो आईटीसी वाला कैलकुलेशन समझा देता हूँ। नया चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार मुझे सम फ्रेम करना पड़ेगा, तब तक आपका ब्रेक टाइम है। मैं डेटा लिख देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।